नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, हम आज से नई एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कंप्लीट पूरा डिटेल में, मतलब पूरा ट्यूटोरियल रहेगा, कंप्लीट सीरीज रहेगी। और इसके पहले हमारी ऑलरेडी 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो जिसमें हमने ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं। MS वर्ड हमने देख चुके हैं, उसके बाद हमने MS एक्सेल देख चुके हैं, उसके बाद हमने पावर पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक आई बटन नजर आ रहा है जिसमें सजेशन आपको दिखता है, या फिर आप उसे क्लिक करके उसमें जा सकते हैं और पिछली सीरीज को देख सकते हैं। ये जो सीरीज कवर की जाएगी कंप्लीट बेसिक तौर पे आज का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला है, यानी कि परिचय है विंडोज़ क्या होता है, जिसमें कि विंडोज़ के पहले जो है वो क्या है उसकी सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका स्लाइड में नहीं समझाया जाएगा, पूरा कंप्लीट आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो समझाया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है विंडोज़ 10 चल रहा है, तो विंडोज 10 के बारे में हमको पढ़ना है कंप्लीट डिटेल में, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो विंडोज 10 से ही आएंगे। हालांकि विंडो 8 भी कहीं कहीं चल रहा है, परंतु विंडो 8 से जो अच्छा है विंडो 10 है, और इसके पहले जो चल रहा था विंडो 7 चल रहा था। तो कंप्लीट हम थोड़ा थोड़ा डिटेल सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और ये पहला वीडियो है, इसमें हम देखते हैं परिचय, मतलब विंडोज क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर की यदि बात करें तो सॉफ्टवेयर के पहले हम बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो सबसे पहले हो सकता है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जैसे मान लो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आदेश दे रहे हो किसी काम को कराने का, तो आप नॉर्मली बोल देते हैं, परंतु वही ऑर्डर अगर आप मशीन को देना चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में देना पड़ेगा। और जब इंस्ट्रक्शन मल्टीपल हो जाते हैं, ये मल्टीपल हो जाते हैं, तो मिलाकर क्या बनाया जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जाता है। ये देखिए हमारा ये एक प्रोग्राम बन गया। और प्रोग्राम जो होता है पर्टिकुलर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, प्रोग्राम का होता है। और जब प्रोग्रामिंग की जाती है, जब प्रोग्राम ढेर सारे लिखे जाते हैं उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, और एक साथ ढेर सारे अगर प्रोग्राम इकट्ठे कर दिया जाए उससे मिलाकर बनता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम का कलेक्शन, सिंपल सी बात है। जैसे लाइक हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो तीनों सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, सब समय समय पर इनकी जरूरत होती है। तो जब भी मान लो आप एक कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कंप्यूटर खरीद के आप घर लेकर आते हैं, तो घर लेकर आने से पहले क्या करते हैं, उसमें दुकान वाले या फिर जो सर्विस सेंटर वाला है उसके हाथ आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस इंस्टॉल होगा। ओएस इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, ये कंप्यूटर कैपेबल हो जाएगा कार्य करने में, मतलब कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगा। जब कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगा तो बाकी चीजें आप उसमें चला सकते हैं, मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार उसमें इंटरनेट चला सकते हैं। आप MS ऑफिस के अंतर्गत वर्क कर सकते हैं, या फिर आप फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं, कोरल ड्रा, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर रहता है, जैसे विजुअल स्टूडियो .NET जो भी रहते हैं, सारी चीजें आप उसमें चला सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, OS जो होता है बेसिक सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने क्या देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो कि बेसिक तौर पर कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही मतलब है सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर बंद होता है, बंद अवस्था से चालू अवस्था में लाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है और ये है हो गया हमारा यूजर, मतलब हम हो गए, और इन दोनों के मध्य हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। तो जो यूजर है, यूजर इंसान हो गया, मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझेगा, और ये 0 1 को समझेगा। तो दोनों के मध्य कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पाता है OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि इंटरमीडिएट का काम करके देता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक प्रकार से यहाँ पे ट्रांसलेटर भी एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। कैसे, ट्रांसलेटर का मतलब होता है, जैसे मान लो हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति हो गए, एक हो गया हमारा अलग लैंग्वेज वाला, मान लो ये हो गया हमारा चाइनीज वाला, तो और ये हो गया हमारा हिंदी वाला। अब हमारे कंट्री का व्यक्ति जो है चाइना कंट्री है उसके व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो बीच में क्या लगेगा, बीच में एक ट्रांसलेटर लगेगा, मतलब एक जो लैंग्वेज कन्वर्टर होता है वो व्यक्ति लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी 0 1 है,
और यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो ह्यूमन रीडेबल को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम नॉर्मली बेसिक तौर पर देख रहे हैं। उसके बाद होता है ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑन करने का काम करता है, किसको? सिस्टम को। अब बात होती है हमको समय समय पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके अंतर्गत आते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, अदर में हम देखें तो एडोब फोटोशॉप हो सकता है, पेज मेकर हो सकता है, कोरल ड्रॉ हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारी जरूरत के लिए काम कर सकते हैं। इंटरनेट से संबंधित जो भी ब्राउजर होते हैं वो सारे क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा हमारी जरूरत के अनुसार काम करना। अब कभी कभी जो होता है जो कंप्यूटर होता है वो समय समय पे क्या हो जाता है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो जो कंप्यूटर होता है वो समय समय पे जैसे हैंग हो गया है या फिर उसके वायरस आ गया है, या बहुत सारी चीजें होती है, टेम्परेरी फाइल ज़्यादा स्टोर हो गई है, तो उनके लिए जरूरत पड़ती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। लाइक जो सिस्टम टूल्स होते हैं, डिस्क क्लीनअप वगैरह, डिस्क डिफ्रेगमेंटर वगैरह, और जो जितने भी सिस्टम टूल होते हैं सारे किसके अंतर्गत आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अदर में यदि बात करें हम तो सारे एंटीवायरस जो होते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो अब कंप्लीट आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियर हुआ होगा, और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हमने देख चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर के पहले भी हमने देखे थे, इंस्ट्रक्शन से लेकर प्रोग्राम, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आप फिर से रिवाइज करके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखिए एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब ये एक प्रकार से क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। हमने देखे यूजर और कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन, यानी कि कंप्यूटर एक प्रकार का हार्डवेयर है और यूजर हम हो गए, मतलब इंग्लिश जो भी हमारी लैंग्वेज होती है ह्यूमन रीडेबल वो समझने का। तो ये हो गया यूजर और ये हो गया हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हो गया, और दोनों के मध्य कम्युनिकेशन बन रहा है। यानी कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम करता है, यहाँ ऑन करने का काम कर दिया। बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो आवश्यकता पड़ने पे यूज होते हैं, परंतु कंपलसरी इतनी चीजें होती है। तो देखिए यहाँ यूजर के मध्य जो रहते हैं दो चीजें होती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर और हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन करने का काम करता है। तो अब ये कब होगा? जब हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे हमको सॉन्ग सुनना है, वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर हमको डबल क्लिक करना है या फिर 3-4 विंडो खोलना है, कीबोर्ड में कुछ लिखना है या कोई फाइल सेव करना है, ये सारी चीजों करने का काम किसका होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देखते हैं इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, यानी कि इसके कौन कौन से मेन जो टास्क होते हैं, यानी कि जो कार्य होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हालांकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे काम करता है, फिर भी हम अगर देखें तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे मान लो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क में होता है, तो हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क से वो रन कराना है तो कहाँ लाना पड़ता है? उसको रैम में लाना पड़ता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में लाएंगे तब तक के लिए बहुत सारी चीजें इसको चेक करना होता है। तो सबसे पहली बात होती है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। जैसे हार्ड डिस्क ले लीजिए, रैम रोम, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या परफॉर्म करता है? ये प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रोसेसर होता है जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, उसको मैनेज करने का काम भी करता है। कैसे? जो प्रोसेस आती है, जैसे मान लो 10 प्रोसेस आ गई है, 10 प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब शेड्यूलिंग को मैनेज करता है कि पहले कौन सी प्रोसेस रन होगी और बाद में कौन सी रन होगी। फिर डिवाइस मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप कंप्यूटर में कीबोर्ड अटैच करते हो, माउस अटैच करते हो, या बहुत सारी डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या है? कट कॉपी पेस्ट जो भी फाइल होती है, न्यू फाइल बनाना, उनको मैनेज करना, ये सारी चीजों का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी की यदि बात करें तो जैसे मान लो कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन अगर कंप्यूटर में घुस रहा है लॉगिन करके, तो ये सारी चीजें चेक करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखना, यानी कि समय समय पे उसकी परफॉर्मेंस कम हुई ज्यादा हुई, सारी चीजों को देखने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एरर अगर आई है तो उसको बताने का काम भी ये करता है। सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य तालमेल बनाने, ये हमने देख ली, इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे यहाँ पे वर्जन्स दिए हैं। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास में जो था डॉस था, मतलब जो डॉस आया था फर्स्ट में आया था, जो कि कंप्यूटर के साथ में जो हमारा
माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस स्टार्ट किया गया था। अब डॉस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्जन आए उसके। फिर धीरे धीरे क्या आया, विंडोज आया। अब विंडोज का कौन सा वर्जन आया, विंडोज का सबसे पहले आया था 1.0। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, 1.0 के बाद 2.0 आया, 2.0 के बाद 2.1, 2.1 के बाद 3.0, 3.1, फिर आया विंडोज 95। अब विंडोज 95 आया, उसके बाद आप देख लीजिए विंडोज 98, 98 एसी, एमई, एनटी, 2000, एक्सपी। अब एक्सपी जो है अभी सर्विस देना बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, अब 7 है। तो 7 के बाद फिर क्या आया, 8, 8 के बाद 8.1 आया, 8.1, उसके बाद विंडोज 10। और ये जो अलग है, मतलब विंडोज के अलग अगर बात करें तो लिनक्स है, मैक ओएस है, और एप्पल में जो चलता है आईबीएम का ओएस है, और यूनिक्स है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के। अगर बात करें मोबाइल के, तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसे एंड्रॉइड का ओएस जो कि गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है। सैमसंग के अंतर्गत ये देख सकते हैं ब्लैकबेरी का ओएस है, आईफोन का ओएस है, मिगो, पॉम और सेम्बियन। ये सारी चीजें जो है अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे ओएस आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हो गया मोबाइल से रिलेटेड और ये हो गया कंप्यूटर से रिलेटेड। आगे देखते हैं क्या है। अब अगर बात करें हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनली यहाँ पे सिंपल और बैच जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब क्या होता है, समूह, यानी कि जैसे मान लो एक क्लास में हम बोल सकते हैं एक बैच, तो एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। सेम वैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करके प्रोसेस में लगा दिया जाता है, और वो कई दिनों में एक क्या होती है, प्रोसेस होती है, और ये थोड़ा उससे फास्ट है। मल्टी प्रोसेसर का मतलब हम देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया एक साथ बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा रन करा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को अलग अलग बांट देता है और जल्दी काम होता है, रियल टाइम उससे भी फास्ट है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बैच सिस्टम की। तो ये क्या है, सबसे पुराने वाले सिस्टम है, यानी कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन था वो नहीं था यूजर और कंप्यूटर के बीच में। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन था क्या, नहीं था। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो सिस्टम में जो है यूजर को टास्क या जॉब जो भी हम बोले प्रोसेस, उसको अगर कंप्लीट करना है तो स्टोरेज यूनिट रहती थी, तो स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर देना मतलब करना पड़ता था। तो कंप्यूटर से कनेक्शन था क्या, नहीं, स्टोरेज में इसको कंप्लीट स्टोर कर दिया जाता था और सबमिट कर दिया जाता था। फिर क्या किया जाता था, बहुत सारे जो जॉब रहते थे बैच यानी कि लाइन में कंप्यूटर को दिए जाते थे, और साथ में क्या किया जाता, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो जॉब प्रोसेस होती थी और बाद में आउटपुट डिवाइस के द्वारा इसको आउटपुट स्टोर कर लिया जाता था। तो सिस्टम जो है, ये वाला जो सिस्टम है बैच में प्रोसेस को करता था, इसलिए उसका नाम क्या है, बैच मोड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। तो अब देखिए उससे थोड़ा फास्ट है। कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी से एक जॉब को उठाया जाता है, मतलब एक जॉब बात की जा रही है, मल्टीपल तो इकट्ठे नहीं किए जाते, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और ओएस जो है एक जॉब को प्रोसेस करते रहता है, और अगर उसी दौरान दूसरा जॉब आ जाता है तो इनपुट आउटपुट दूसरे जॉब को चाहिए तो ओएस दूसरे जॉब को सीपीयू दे देता है, मतलब प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो गई है। और पहले वाले जॉब को इनपुट आउटपुट इस वजह से क्या है, सीपीयू हमेशा बिजी रहता है, और बिजी रहता है प्रोसेस को थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर पाता है। मेमोरी में जितने जॉब रहते हैं यानी कि जितने भी टास्क रहते हैं वो हमेशा डिस्क में जितने जॉब्स रहते हैं उनसे कम रहते हैं। और यदि बात करें हम बहुत सारे जॉब लाइन ये जो रहती है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब पहले प्रोसेस करना है। मतलब यहाँ पे अगर बहुत सारे जॉब है यानी कि बहुत सारी प्रोसेस क्यू में है या लाइन में है, तो जो प्रोसेसर है वो डिसाइड कर लेता है कि कौन सा पहले रन करना है और कौन सा बाद में करना है। और यहाँ पे एक और बात की जा रही है, ओएस में सीपीयू कभी भी आइडियल होकर नहीं रहता। आइडियल का मतलब क्या होता है, बेरोजगार बोल सकते हैं हम, या कामचोर या आलसी बोल सकते हैं। तो यहाँ का जो सीपीयू होता था कभी भी बेरोजगार, बेरोजगार का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं रहता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास काम नहीं रहता। तो यहाँ पे सीपीयू की बात कर रहे हैं, सीपीयू कभी भी आइडियल मोड में नहीं रहता, मतलब वो हमेशा काम करते रहता है। तो यहाँ बात करे थे ना हमने कि हमेशा वो बिजी रहता है। अब अगले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखें तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है, जहां पे ढेर सारे सीपीयू एक साथ लगे हुए हैं उसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर। तो कॉमन फिजिकल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर पावर काफी तेज होता है इसका, और ये जो सारे प्रोसेसर होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में ही काम करते हैं। मतलब 4 प्रोसेसर अगर लगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहेगा। और रफ्तार जो थी मतलब इसकी स्पीड जो है मल्टी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादा तेज रहेगी। बहुत सारे टास्क एक प्रोसेस मतलब एक साथ प्रोसेस होते हैं
और जो सिस्टम है इसका जो प्रवाह यानी कि थ्रूपुट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितने जॉब प्रोसेस हो सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे निर्धारित किया जाता है। मतलब बहुत सारे जॉब यहाँ प्रोसेस किए जा सकते हैं एक समय में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए जो एक टास्क है बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा टास्क है, इसको हमने डिवाइड कर दी छोटे छोटे 3 टास्क में। तो ये अलग अलग जो है एक सीपीयू के मतलब एक सीपीयू जो काम करता है उसके अलावा 3 सीपीयू से वो काम कराया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक मेन टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोसेस जो है जल्दी की जाएगी और काफी तेज की जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। और इसका एक चित्र के रूप में हम अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, एक सीपीयू हो गया, 2 सीपीयू हो गए और ये 3 सीपीयू। तीनों सीपीयू जो है अलग अलग मतलब मेमोरी तो एक ही यूज कर रहा है, पर प्रोसेस 3 सीपीयू के द्वारा की जा रही है। मतलब एक मेन प्रोसेस आई है और 3 सीपीयू में डिवाइड कर दी गई। सिंपल सी बात, अगर बड़े काम को आप किसी व्यक्ति में बांट दो, 3 व्यक्तियों में एक काम को जो है 3 व्यक्तियों में बांट दो, जल्दी हो गए। हाँ, उसकी अपेक्षा जो है अगर हम एक व्यक्ति को देते हैं तो वो धीरे काम करेगा। उसी प्रकार हम एक जो कार्टून पिक्चर है उसके उदाहरण पे लेते हैं, तो एक व्यक्ति के मान लो 4-5 हाथ हैं। तो 5 हाथ है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे एक कैट है, बिल्ली है, उसको सहला रहा है, ये स्टाम्प मतलब जो सील है, सील भी लगा रहे, साइन स्क्राइबल भी, उसके बाद ये कुछ काम और चल रहा है। और यहाँ पे जो अलमारी में पुस्तक को जमाने का काम भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ की जा रही है। पर अगर यही काम अगर 2 हाथ से करते, 1 हाथ से करते तो बहुत लेट किया जाता। तो इसी प्रकार से यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस सिस्टम है। अब बात करते हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब भी होता है बांट देना। तो इसके बारे में हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके इस्तेमाल का एक ही उद्देश्य होता है, क्या, इससे है दुनिया के पास जो है मतलब ये अभी पावरफुल ओएस है और मल्टी प्रोसेसिंग काफी सस्ते हो गए हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफी सुधार हो गया है यहाँ पे। और इसी प्रकार जो है इस एडवांसमेंट की वजह से अब डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है और इसका जो है रेट मतलब जो प्राइस है काफी सस्ता हो गया है। और दूर दूर वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसको नेटवर्क के जरिए रोक के रखता है। मतलब एक प्रकार से हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोसेसिंग इसकी काफ़ी फास्ट होती है। होस्ट मशीन जो होती है यानी कि सर्वर हम बोल सकते हैं, उस पर लोड कम हो जाता है क्योंकि सभी में डिवाइड कर दिया जाता है क्लाइंट में। क्लाइंट को हम गेस्ट बोल सकते हैं। तो ये जो है इसमें काफ़ी लोड कम हो जाता है। अब बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके बारे में हम देखें तो एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से रियल टाइम प्रोसेस करता है, मतलब तुरंत प्रोसेस करता है। तुरंत प्रोसेस का मतलब जैसे मान लो आपने अभी टास्क दिए तो वो तुरंत उसको जनरेट करके दे देगा। जैसे लाइक हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे मिसाइल के लिए, मिसाइल लॉन्च करने के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए, सैटेलाइट छोड़ते समय अगर इनमें थोड़े से 1 सेकंड की भी देरी हुई तो क्या हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। कौन सा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बिल्कुल आइडियल नहीं रहता। आइडियल का मतलब अभी हमने पिछले स्लाइड में देखे हैं, बेरोजगार, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास काम नहीं रहता। तो यहाँ से ये जो सीपीयू होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके पास हमेशा प्रोसेस रहती है और वो करते ही रहता है, मतलब आइडियल मोड में नहीं रहता है। आप देख लेते हैं 2 प्रकार के रहते हैं मुख्यतः, हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। तो हार्ड रियल टाइम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जिस वक्त के अंदर टास्क कंप्लीट करने का वक्त दिया जाता है मतलब उसी वक्त के अंदर ये खत्म कर देता है। जैसे मान लो 10 सेकंड में कोई टास्क करने को दिया जाए तो 10 सेकंड में ही खत्म करेगा। और सॉफ्ट रियल टाइम का मतलब क्या होता है, ये इसमें वक्त की पाबंदी थोड़ी कम होती है। इसमें जो है अगर एक टास्क चल रहा है तो उसी वक्त को जो होता है कोई दूसरा टास्क आ जाए तो नए टास्क को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब यहाँ पे अगर पहले से कोई टास्क दे दिया गया है तो वो उसमें 10 सेकंड लगना, तो 10 सेकंड के बाद ही नेक्स्ट जो टास्क है वो पूरा किया जाएगा, परंतु इसमें तुरंत कंप्लीट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस सिंगल टास्क और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल टास्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम अगर नोटपैड में वर्क करना है तो सिर्फ नोटपैड में ही वर्क करेंगे, दूसरे कोई एप्लीकेशन में वर्क नहीं करेंगे। उसके विपरीत अगर बात करें हम तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक ही समय में अगर हम देखें तो एक सीपीयू हमारा लगा हुआ है। हम अगर वर्ड प्रोसेसर में यानी कि एमएस वर्ड में काम करना तो उसमें भी कर सकते हैं, ईमेल में काम करना उसमें भी, यानी कि जो ईमेल होता है, वेब ब्राउजर यानी कि सर्फिंग करना है इंटरनेट में, और एंटीवायरस अगर रन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ हम रन करा रहे हैं, मतलब मल्टीटास्किंग हो गया। तो मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन
लाइक अभी देख सकते हैं हम विंडोज़ के बारे में, तो ये मल्टीटास्किंग है और सिंगल टास्किंग मतलब एक जो पुराने आते थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ दोनों में। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में थोड़ा सा। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में बेसिक तौर पे देख लेते हैं, हम ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो है अभी एक प्रकार से काम नहीं किया जाता, इसमें एडवांस आ गया है GUI। तो एक प्रकार से CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रकार का एक जो था ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क क्यों बोला गया है? मेनली इसका जो काम था, डिस्क को मैनेज करने का काम किया जाता था अधिकतर, मतलब जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, उसके लिए यूज किया जाता था। और सन 1984 में इंटेल 80,286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए और इनमें MS-DOS 3.0 और MS-DOS 4.0 वर्जन का विकास किया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके कुछ वर्जन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे MS-DOS का जो वर्जन है 1.12, उसके बाद ये देखिए अपग्रेड होते गए। यहाँ पे 86 मतलब x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, मुख्यतः IBM कंप्यूटर का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए 8.0 आया, डॉस बूट डिस्क क्रिएट बाय XP, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला जो वर्जन है सबसे मतलब लेटेस्ट, एक प्रकार से सबसे हाईली वर्जन है। उसके बाद हम बात करें डॉस की स्क्रीन की, तो डॉस की स्क्रीन कुछ इस प्रकार से नजर आती है। हम अगर आगे से देखें डॉस के बारे में तो डॉस में रन करा के भी देख लेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कुछ कमांड्स। तो ये देखिए इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ये आ गया, मतलब C/user/सरकार, ये जो है ग्रेटर देन, ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है। जिस प्रकार अभी वर्तमान में हमारे पास में डेस्कटॉप आता है उसी प्रकार यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो हमको देखना क्या, XP का मतलब जो होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो XP का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो ये देखिए एक्सपीरियंस, इसका शॉर्ट फॉर्म बना करके कर दिया गया है XP, तो ये आपको याद रखना है। उसका डेवलपर हमको पता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। रिलीज मैन्युफैक्चर मतलब इसको जो है बनाया गया था 24 अगस्त 2001 को, और लेटेस्ट रिलीज हुआ था ये सर्विस पैक 3 के रूप में कब, 21 अप्रैल 2008 को। हालांकि अभी जो है इसकी सर्विस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बंद कर दी गई। स्टार्ट बटन उसमें इस प्रकार की दिखती थी, यहाँ देख सकते हैं आप टास्क बार दिख रहा है और इधर नोटिफिकेशन एरिया दिखता था। डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार का दिखता था इसका, हालांकि बंद हो चुका है। बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं आज की डेट में, क्योंकि मेंटेनेंस बंद कर दिया गया है, इसका सपोर्ट बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अब अगला जो वर्जन हम देखने वाले हैं विंडोज 7 के बारे में। तो विंडोज 7 जो है कुछ स्टैंडर्ड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा से बनाया गया था और रिलीज हुआ था ये कब, 22 जुलाई 2009 को। और लेटेस्ट रिलीज की बात करें तो 22 फरवरी 2011 को, जो कि सर्विस पैक 1 के रूप में हुआ था। वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जो है इसके अलग अलग आते हैं, होम आता है, प्रोफेशनल आता है, एंटरप्राइज आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका स्टार्ट बटन नजर आता है, स्टार्ट मेनू आप देख सकते हैं, टास्क बार देख सकते हैं, नोटिफिकेशन बार देख सकते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल है, हम इसका प्रैक्टिकल भी नहीं करेंगे क्योंकि मेनली हम विंडोज 10 को फोकस करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं विंडोज 7 के बाद, मतलब जब 2009 में विंडोज 7 है, उसके बाद जो आया था विंडोज 8 आया था। तो विंडोज 8 आया कुछ इस प्रकार से, इसका डेस्कटॉप आता है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है के जो फोन आते हैं नोकिया के, उसके प्रकार से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका जो है डेवलपर भी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। रिलीज हुआ था ये कब, 1 अगस्त 2012 को। और जनरल मतलब सामान्य रूप से कॉमन जो पीपल है उनके लिए रिलीज हुआ था 26 अक्टूबर 2012 को। और विंडोज 7 इसका पिछला वर्जन है। अगला वर्जन की यदि बात करें तो 8.1 होगा। तो 8.1 के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 8.1 है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें अपग्रेड किया गया कुछ, तो स्टार्ट बटन इसमें फिर से जोड़ दी गई है और यहाँ पे आपको थोड़ा अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। इसका हम थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। ये जो है इसके बारे में यदि बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे बनाया गया अगला वर्जन है। ओएस फैमिली इसकी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, रिलीज हुआ था 27 अगस्त 2013 को। और जनरल एबिलिटी यानी कि सामान्य रूप से जो अवेलेबल हो गया था ये 17 अक्टूबर 2013 को। और लेटेस्ट अभी जो अपडेट हुआ था ये 8 अप्रैल 2014 को। वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो पिछला वर्जन था 8 था 2012 के अनुसार। और सक्सीड मतलब जो अगला वर्जन आने वाला है जो 2015 में लॉन्च हुआ विंडोज 10। अब बात करते हैं विंडोज 10 के बारे में। फाइनली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा विंडोज 10, इसके बारे में हम सारा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। इसी के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन है हम सारे रन कराएंगे। तो अब देख सकते हैं आप विंडोज 10 के बारे में। तो स्टार्ट बटन कुछ इस प्रकार से दिख रही है। इसके भी अलग अलग वर्जन है, मतलब होम है, एंटरप्राइज है, जो भी है आपके अलग अलग। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख रही है, ये आपका सर्च बार दिख रहा है,
मतलब यहाँ से आप स्पीक कर मतलब बोल के भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ देखिए ये नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार से नजर आती है। यहाँ डेस्कटॉप आपका ये नजर आ रहा है, और यहाँ देखिए शट डाउन, सेटिंग, ये पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें, कंट्रोल पैनल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नजर आ रही है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, आगे तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे ही। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है ओएस फैमिली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, रिलीज हुआ था 15 जुलाई 2015 को। यहाँ हम बात करते हैं 29 जुलाई 2015 को ये सभी के लिए अवेलेबल करा दिया गया था। लेटेस्ट रिलीज हुआ था 1809, मतलब जो वर्जन हुआ था अक्टूबर, अभी करंट में 2018 को ये लॉन्च हुआ। उसके बाद लेटेस्ट प्रीव्यू 1903 यानी कि 3 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसका पिछला वर्जन था 8.1 था। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है। ये जो कंप्लीट है चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें जो मटेरियल हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है वो चीज़ें आपको अगर पसंद आती है तो आप जो सब्सक्राइब बटन होता है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल का पार्ट बन सकते हैं, ताकि आप बार बार वीडियो को आसानी से देख सकें। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।